हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों अलग अलग आयोग हैं और दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू बनाया गया है। जब संविधान बना था तभी इनके प्रावधान नहीं थे, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हर कमीशन के लिए अलग अलग प्रोविजंस आर्टिकल्स में ऐड किए गए हैं। ठीक है ना। तो इन सबको हमको साथ में इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये सब चीज़ों में लगभग एक जैसे ही हों, चाहे नेशनल कमीशन फॉर एससी हो, नेशनल कमीशन फॉर एससी हो, चाहे नेशनल कमीशन फॉर एसटी हो, चाहे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस जो है लगभग तीनों एक जैसे ही हैं। तो एससी एसटी को हम साथ में इस वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बैकवर्ड क्लासेस मतलब एनसीबीसी की बात करेंगे। सबसे पहले हमको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो देखो, एससी एसटी के जो दोनों आयोग हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब हमारे संविधान में इसके लिए बात की गई है। तो कौन से आर्टिकल में बात की गई है? वो आर्टिकल 338 338 में बात की गई है। ठीक है ना। अब ये क्यों एस्टेब्लिश किए गए हैं? विथ अ व्यू टू प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एससी एसटी एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज। तो भारत में एससी और एसटी कम्युनिटी के साथ किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसके लिए एक सेफ गार्ड के रूप में ये डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस, डेडिकेटेड कमीशंस बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं टू प्रमोट प्रोटेक्ट देयर सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो उनके जो भी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हित होते हैं, ये स्पेशल प्रोविजंस के द्वारा उनका संरक्षण करते हैं और इसके प्रोविजन हमारे संविधान ने किया हुआ है। ठीक है ना। हालांकि जब संविधान बना था तब इस टाइप के प्रोविजंस नहीं थे कमीशन के, लेकिन बाद में वो ऐड किए गए हैं। ठीक है ना। तो वर्तमान में जो आर्टिकल 338 है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कमीशन फॉर एससी की बात करता है। किसकी बात करता है? नेशनल कमीशन फॉर एससी की बात करता है। ठीक है ना। ये शुरू से था संविधान में आर्टिकल 338, लेकिन उस समय एक स्पेशल ऑफिसर के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति करता था, ये कमीशन की बात नहीं करता था। वो भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 338A ऐड कर दिया गया जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी की बात करता है। ठीक है ना। और बाद में 338B है जो एनसीबीसी की बात करता है। तो ओवरऑल हम बात करें तो देखो, संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 338 है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 है जो संविधान में पहले से था। वर्तमान में ये एससी की बात करता है। ठीक है ना। एससी मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसके अंतर्गत में दो प्रोविजंस है, 338A और 338B। तो 338A के अंतर्गत वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर एसटी के बारे में प्रोविजंस किए गए हैं और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 338B में बात कही गई है। ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि 338 में नेशनल कमीशन फॉर एससी की बात की गई है। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात 338 में की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात 338B में की गई है और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए राष्ट्रीय आयोग की बात 338B में की गई है। 2018 में एनसीबीसी को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो अब ये तीनों के तीनों जो आयोग हैं ये कैसे आयोग हैं? ये संवैधानिक आयोग हैं। इन मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा तीनों के तीनों को दे दिया गया। तो ये प्रोविजंस आपको अच्छे से याद रखने, यही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है ना। तो ये बात हिंदी में नीचे लिखी हुई है, आप इसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो बेसिक मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना। तो ये बात हिंदी में भी आपको याद रखनी है कि 338 अनुसूचित जाति के लिए, 338A जनजाति के लिए और 338B जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए। कुछ एग्जिस्टिंग लॉ पहले से भी थे जिनको हम बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे हम सबको पता है कि नेशनल कमीशन फॉर जो हमारा कमीशन नहीं, ये जितने भी कानून है उनके बारे में हमको बताना चाहिए। जैसे कि SC ST एक्ट है जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 इसको कहा जाता है। तो ये है, इसके बाद इसके नियम भी आए थे 1995 वो भी है। आपको पता है कि SC लोगों के लिए बॉन्डेड लेबर के लिए भी रखा जाता है जिसको हम बंधुआ श्रम कहते हैं। ठीक है ना। तो जिंदगी भर उनकी फैमिली ही जो है किसी एक परिवार की गुलामी करती रहती है। तो उसको अबोलिशन के लिए उसके उन्मूलन का अधिनियम 1976 भी है जो भी SC ST से ही संबंधित है। तो मैं SC ST दोनों प्रकार के अन्य कानून बता रहा हूँ जिसके बारे में भी आपको पता होने चाहिए।
मान लो कि इसमें रिफॉर्म्स की बात आती है तो इन सब कानून के इम्प्लीमेंटेशन जो है कमीशन की जिम्मेदारी है कि सही तरीके से देश में होता है। तो इन कानून के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो SC/ST एक्ट हो गया, बॉन्डेड लेबर एक्ट हो गया, मतलब बंधुआ श्रम अधिनियम हो गया, चाइल्ड लेबर है मतलब बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 है, ठीक है ना। स्टेट एक्ट और रेगुलेशन कंसर्निंग एलिनिएशन रेस्टोरेशन ऑफ लैंड बिलोंग टू STC, राज्यों के अपने अलग अलग कानून होते हैं जो उनके क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जमीन होती है उनके लिए प्रावधान करते हैं। तो वो है FRA है जिसको हम फॉरेस्ट एक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 भी है। इसके अलावा पंचायत राज पेशा भी है, आपको पता होगा पेशा पंचायत राज जो एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं तो इनको अधिसूचित क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे पेशा के अधिकार राज्यों में गवर्नर के अंतर्गत आते हैं और ओवरऑल राष्ट्रपति के अंतर्गत आते हैं, जिनको नोटिफाई करता है। जो स्पेशल एरिया होते हैं शेड्यूल्ड एरिया उनको कहा जाता है। मिनिमम वेज एक्ट है मतलब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, और ये एक्ट भी आपको अच्छे याद रखना है जो कहता है कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, मतलब घर की जो गंदगी होती है जिसको हम जैसे टॉयलेट शीट्स होती हैं या फिर जो पिट होते हैं गड्ढे होते हैं उनको साफ करने के लिए जो मैनुअल स्कैवेंजर्स आते हैं जो हाथ से वो साफ करते हैं, तो हाथ से सफाई करवाना गंदगी साफ करवाना कानूनी रूप से अवैध है और गैर कानूनी है। तो 2013 के कानून में ये प्रोविजंस किए गए हैं और ऐसा करवाने वाले के खिलाफ सजा के प्रावधान किए गए हैं। तो ये एग्जिस्टिंग लॉ आपको पता होने चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड। तो सबसे पहले अब मैं आपको हिस्ट्री समझा देता हूँ, हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ लेना। देखो जब संविधान बना था हमारा उस समय केवल आर्टिकल जो है आपकी 338 पहले से था संविधान में जब ये बना था, लेकिन उस समय जब 338 बना था तब एक स्पेशल ऑफिसर की बात की जाती थी कि मतलब एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो SC ST और एंग्लो इंडियन है उनके लिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगा। ये आर्टिकल 338 था ओरिजिनल जब संविधान लागू हुआ था। मतलब हम बात कर रहे हैं कब की, हम बात कर रहे हैं 1950 की बात कर रहे हैं, हम 338 की बात कर रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो क्या होता था कि इस स्पेशल ऑफिसर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी। इसको कमिश्नर कहा जाता था, इस व्यक्ति को कमिश्नर कहा जाता है, स्पेशल ऑफिसर के प्रोविजंस थे। तो इसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि इस कमीशन को मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना दिया जाए। तो 338 में अमेंडमेंट के प्रोविजन किए जाने की बात और सिफारिशें जो है लगातार आ रही थी। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड था इसलिए इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ता। तो हमको पता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुए थे, 44th और 46th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम पे हुए थे। इसके बाद जब 46th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978 में, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने इसको क्या कर दिया, इसको मल्टी मेंबर्ड बॉडी कर दिया गया। कैसा कर दिया गया, मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना दिया गया, मतलब इसको बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। क्योंकि पहले कितने थे, एक ही सदस्य काम करता था इसमें। ये कब हुआ, 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में ये सब हुआ, ठीक है ना। उसके बाद देखो, लेकिन अब ये आपको याद रखना कि यहाँ पर अभी भी आयोग की बात नहीं की जा रही। अभी भी ये कैसा है, ये एक प्रकार से जो प्रोविजन था स्पेशल ऑफिसर्स ही हैं जो केवल और केवल साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे से याद रखना। इसके बाद जो है देखना आप, इसको याद रखना आप कि 1987 में जो है इसको रीनेम कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया। और वहाँ पर जिसको पहले इसको कहा जाता था SC ST के लिए आयोग इसको कहा जाता था, इसको बाद में नाम बदल के कर दिया गया नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग कहने के इसको नाम दे दिया गया और यहाँ पर इसको आयोग बना दिया गया, ठीक है ना। और जो गवर्नमेंट के लिए एक एडवाइजरी बॉडी था, मतलब सलाहकारी निकाय था, जो किसी भी प्रकार की SC ST की पॉलिसीज बननी होती थी तो उनके लिए एडवाइजर का काम करता, मतलब सलाहकारी निकाय था, एडवाइजर बॉडी था। बराजे कब बना दिया गया, 1987 में, ठीक ना। इतनी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। 338 पहले से था जिसमें केवल स्पेशल ऑफिसर्स की बात की जाती थी जो ST ST और एंग्लो इंडियंस के ग्रीवेंस को सुनता था और उनके एक्ट करता था। 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना दिया गया। 1987 में इसको फिर से रीनेम किया गया। ये एक सिंपल जो
रिजोल्यूशंस होते हैं, तो होम मिनिस्ट्री के रिजोल्यूशन के बाद इसको 1987 में इसको रीनेम कर दिया गया और इसको बना दिया गया SC/ST के लिए नेशनल कमीशन, ये नाम दिया गया, जो एक एडवाइजरी बॉडी थी गवर्नमेंट के लिए। इसके बाद जो है आपको याद रखना है, दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं। एक तो हुआ है 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990, इसने इसको संवैधानिक निकाय बना दिया गया, संवैधानिक निकाय बना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना दिया गया। इसके पहले अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ये नहीं था, अभी तक केवल और केवल सिंपल एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर रहा था, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो प्रोविजंस थे, अथॉरिटी कब मिली, 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 के द्वारा इसको एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया। तो अब ये मल्टी मेंबर्ड हो गया है, ये बहुसदस्यीय निकाय बन गया है। और क्या है इसके पास संवैधानिक बैकअप है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है इसके लिए। तो अब बहुसदस्यीय है, और बहुसदस्यीय का मतलब इसमें क्या होता था, इसमें होते थे एक आपके चेयरपर्सन होते थे, एक वाइस चेयरपर्सन होते थे, और 3 सदस्य होते थे शुरू से, और आज तक भी यही बना हुआ है। तो कुल कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, और 5 मेंबर में एक महिला होना जरूरी है। तो एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, और 3 अन्य सदस्य होते हैं। यही SC में होता है, यही ST में होता है, और यही OBC में भी होता है। तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से याद रखना। इसके बाद आपको पता है जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो हुआ है 2003 में। इसने क्या कर दिया गया है कि SC/ST का काम बहुत बढ़ गया था, तो एक ही कमीशन के द्वारा ये काम किए जा रहे थे। तो इन्होंने क्या कर दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया इनके काम को, और 2 अलग अलग कमीशन बना दिए गए। तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये काम किया 2003 में, और 2004 में इन दोनों का सेटअप भी हो गया है। तो 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 ने इन दोनों कमीशन को अलग अलग कर दिया गया है। पहले एक ही कमीशन था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, कब तक, 2003 के पहले तक। और 1990 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन बैकअप मिल गया था, उसके बाद से एक ही कमीशन था। लेकिन 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग हो गया है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग हो गया है, और 2004 से दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। ये बात आपको अच्छी से याद रखना, ये पूरी हिस्ट्री याद रखना है आपको। यदि ये आपको समझ में आ गया तो पूरी तरीके से आप उसका बैकअप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है पेपर 2 का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको वहाँ भी ये सब चीज़ें याद रखनी है, तो वहाँ के लिए भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि पंचायत राज के लिए भी पंचायत राज नहीं, जो पेशा अधिनियम है वो भी इम्पोर्टेंट है। स्टेट जितने भी पंचायत अधिनियम से संबंधित कार्यकलाप होते हैं उसमें पेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। SC/ST एक्ट भी MPPSC के सिलेबस में था, अभी तक नए सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब कमीशन है नए सिलेबस में। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा, क्योंकि ST की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये MP के लिए रिलेवेंट रहेगा, आपको सब चीज़ें अच्छे समझ में आनी चाहिए। ये सारी बात हिंदी में ही बता दी गई हैं। 338 का प्रावधान था, फिर बहुसदस्यीय किया गया, फिर पहला SC/ST आयोग बना था 1978 में, ठीक है ना। श्री भोला पासवान शास्त्री जो है इसके अध्यक्ष थे, और 4 अन्य सदस्य थे। 1987 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, जाति और जनजाति आयोग इसका नाम कर दिया गया। उसके बाद 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 65वां है और 89 है। इसमें बहुसदस्यीय आयोग का है, मतलब इसको जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया यहाँ पर, कब, 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कारण। और 2004 में जो है 89वें संविधान संशोधन के कारण 2 अलग अलग आयोग बना दिए गए। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया गया कि कंपोजिशन में देखो क्या होता है, एक होता है चेयरपर्सन, एक कौन होता है, एक होता है चेयरपर्सन, एक हमारा होता है चेयरपर्सन, ठीक है ना, एक होता है वाइस चेयरपर्सन, और होते हैं कितने, 3 सदस्य होते हैं। तो सदस्य कितने होते हैं, 1, 2 और 3 सदस्य होते हैं। एक चेयरपर्सन हो गया, एक वाइस चेयरपर्सन हो गए, तो कुल कितने सदस्य हो गए, 5 होते हैं। और कंडीशन एक है कि एक सदस्य जो है वो महिला होना चाहिए, ये कंपलसरी है, एक सदस्य महिला होना ही चाहिए। इसके बाद टेन्योर इनका होता है 3 साल का, 3 साल के लिए काम करते हैं, और 2 से ज़्यादा जो है 2 से ज़्यादा
जो इनका टेन्योर है वो नहीं हो सकते हैं, मतलब 6 साल के लिए हर मेंबर काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है जो सारे कमीशन के लिए लागू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर होंगे। तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, क्योंकि याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं। 1 मेंबर महिला होना चाहिए, टेन्योर इनका 3 साल का होता है और 2 से ज़्यादा टर्म तक कोई भी व्यक्ति अपने पद पर नहीं रह सकता। यही बात यहाँ हिंदी में भी बताई गई है, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ SC/ST कमीशन। पावर आपको पता है, देखो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करना है किसी भी प्रकार का, ठीक है ना। इनको भी एक सिविल कोर्ट के राइट होते हैं, सारे के सारे सिविल कोर्ट के राइट होते हैं। तो किसी को भी समन करना है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन समन करना है, कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगना है, सो मोटो एक्शन ले सकते हैं अगर उनको कहीं लगता है SC/ST कमीशन को कि व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। सभी प्रकार के हरासमेंट को जो है मॉनिटर करते हैं, जितने के हरासमेंट SC/ST एक्ट 1989 में मेंशन है। तो ये एक्ट जो है पहले सिलेबस में भी था, तो उसमें सब प्रकार की चीज़ें बताई गई थी। किसी व्यक्ति का छुआछूत होता है, किसी को सार्वजनिक स्थल का उपयोग करने के लिए रोका जाता है, किसी भी व्यक्ति को अपने पूजा के स्थान या घर की जमीन से बेदखल किया जाता है, तो वो सारे प्रोविजंस की मॉनिटरिंग कौन करता है? SC/ST कमीशन करता है। तो ये पावर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके बाद फंक्शंस क्या हैं? तो वो फंक्शन सारे के सारे कॉमन ही रहेंगे। केवल याद रखना है आपको कि अपने अपने क्षेत्र में वो काम करेंगे। जैसे SC अपने SC के क्षेत्र में काम करेगा, वही काम ST के क्षेत्र में काम करेगा, वही फंक्शन सारे के सारे OBC कमीशन के अपने जो है बैकवर्ड क्लास के लिए रहेंगे। तो टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल काइंड ऑफ जो भी मैटर होंगे रिलेटेड टू SC/ST, उनको एवेल्युएट करना और उनके कार्यों की जांच करना। आगे हिंदी में भी बताया हुआ है, तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा। सही प्रकार इंक्वायर स्पेसिफिक कंप्लेंट अगर कोई आती है तो गवर्नमेंट की प्लानिंग में एडवाइस करते हैं, अगर SC संबंध कोई मुद्दा होता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर संविधान और कानूनी पक्ष की बात की गई है। किसी भी सुरक्षा उपायों को वंचित किया जा रहा है तो उसकी जांच करते हैं, शिकायतों की जांच करते हैं, और सभी प्रकार की प्रक्रिया जो योजनाएं बन रही हैं SC/ST के लिए, उनके लिए ये अपनी सलाह देते हैं, उनका प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद ये प्रेसिडेंट को अपनी एक रिपोर्ट देते हैं, जिसमें इनके द्वारा की गई एक्टिविटी साल भर की वो लिखी होती है, क्या क्या इन्होंने साल भर काम किया। ये रिकमेंड करते हैं वो मेजर दिस शुड बी टेकन, केंद्र और राज्यों को क्या क्या जो मेजर्स लेने चाहिए ताकि सही सेफगार्ड लागू किए जा सकें और इनका प्रोटेक्शन किया जा सके, वेलफेयर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ SC/ST का सिक्योर किया जा सके। तो ये रिकमेंडेशंस देते हैं गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्रीज को, कि कैसे SC/ST के जो जीवन है उनको अपलिफ्ट करना है, उनको प्रोटेक्ट देना है, उनके कल्याण की बात करनी है, सामाजिक रूप से उनको जोड़ना है, ठीक है। तो वो सारे रिकमेंडेशन इनके द्वारा दिए जाते हैं। कुछ फंक्शन के ऐसे भी होते हैं जैसे कि द प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ SC/ST द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई। अगर राष्ट्रपति भी इनको कुछ कहता है तो उसको वो फंक्शन को भी ये डिस्चार्ज करते हैं एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इनको दी जाती है तो, ठीक है ना। तो ये सारे काम भी आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर हिंदी में भी वही चीज़ बताई गई है। तो वो सभी प्रभावी कार्यों का क्रियान्वयन करना है, सिफारिशों की जांच करना है, राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देना है, और अध्यक्ष के रूप में देखो सभी प्रकार के जो है संरक्षण, कल्याण, विकास कार्यों की जांच करना इनका उद्देश्य है। इनके सारे के सारे कार्य लगभग जैसे होते हैं, बस याद रखना आपको ये रखना है कि ये अपनी अपनी फील्ड में जो इनके कार्य स्पेसिफिक होंगे। SC अपनी फील्ड में करेगा, ST अपनी फील्ड में करेगा। मेन जो लिमिटेशन उनकी ये है कि इनके रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होने के बावजूद भी बाइंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट सुनती है लेकिन मानना उनके लिए बाध्यकारी नहीं है, ये सबसे बड़े ड्रॉबैक है। दूसरा, अभी खुद 4 महीने से जो है इनके अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, कई इनके मेंबर्स हैं, चेयरमैन के पद खाली पड़े हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा लिमिटेशन है। जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, मतलब नियुक्तियां जो होती हैं, ये नियुक्तियां इनके द्वारा समय पर नहीं होती हैं। इस समय पर नियुक्तियां नहीं होती हैं। क्या होता है, जो पोस्ट होती हैं, जो पद होते हैं, वो खाली बने रहते हैं। ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है, इसको आपको अच्छे से समझ रखना। ये बेसिक चीज़ें आपको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कमीशन की हो गई होगी। आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख लो तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। देखो, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST वॉज क्रिएटेड बाय, तो नेशनल कमीशन फॉर SC/ST किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो जो पहला जो क्रिएट किया गया था वो 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 के द्वारा किया गया था। यहाँ पर इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कब? 2003 में। इसके द्वारा इसको जो है 2 भागों में बांट दिया गया था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये दोनों बात आपको अच्छे से याद रखनी। दूसरा,
नेशनल कमीशन चेयरपर्सन हैज़ अ स्टेटस ऑफ, ये बात और आपको याद रखनी है अच्छे से, जो वहाँ पे मैंने नहीं बताई, कि मैंने बताया था एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, और 3 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, 1 2 3 सदस्य होते हैं। अब इनके लिए जो ऑटोमेटिकली जो पद पर बैठता है, इनकी कुछ इनको जो है स्टेटस दे दिए जाते हैं। इनका जो चेयरपर्सन होता है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का व्यक्ति होता है, एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक उसको ऑटोमेटिकली दी जाती है। जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो स्टेट मिनिस्टर की रैंक का व्यक्ति उसको बना दिया था, स्टेट मिनिस्टर के रैंक का वो व्यक्ति होता है। और जो सदस्य होते हैं वो सचिव लेवल के व्यक्ति होते हैं, उनको सचिव लेवल का स्टेटस दे दिया जाता है। तो ये बात और आपको अच्छे से याद रखनी है कि कमिश्नर जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का व्यक्ति होता है, वाइस चेयरपर्सन को स्टेट मिनिस्टर की रैंक दी जाती है, और 3 सदस्यों को सचिव लेवल की रैंक दी जाती है। यहाँ पूछा है कि चेयरपर्सन के बारे में पूछा गया, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अपॉइंटमेंट टू द नेशनल कमीशन ऑन मेड बाय, तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इंक्लूड, तो इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर टू इन्वेस्टिगेट मोटर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड फॉर द SC/ST, ये बात बिल्कुल सच है। टू इंक्वायर एंड स्पेसिफिक कंप्लेंट, ये बात भी सच है। टू प्रेजेंट टू प्रेसिडेंट एनुअली, ये बात भी सच है। तो मतलब सभी कार्य दिए गए हैं, तो सही जो होगा वो ऑल आंसर होगा। ये सारे के सारे SC/ST कमीशन के कार्य होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बताया कि चूंकि अब SC/ST जब तो एक साथ थे तब इन दोनों के, मैंने आपको बताया था कि कमीशन SC/ST और एंग्लो इंडियंस को भी एक साथ देखता था। अब चूंकि दोनों कमीशन अलग हो गए हैं तो अभी एंग्लो इंडियंस कौन संभालेगा, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ एंग्लो इंडियन कमिटी इज द टास्क ऑफ नेशनल कमीशन ऑन ST। तो एंग्लो इंडियंस जो होते हैं वो नेशनल कमीशन फॉर ST के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। एंग्लो इंडियंस इसके अंतर्गत आते हैं, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो अलग है, ठीक है ना, NC/SC के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो एंग्लो इंडियंस किसके अंतर्गत आते हैं, ST के अंतर्गत जो है इनका देखरेख इस कमीशन की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। यही SC के लिए है, यही ST के लिए है। 3 ही साल का कार्यकाल है, ये 5 ही सदस्य होते हैं। इसी प्रकार के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि उनका कार्य अपनी अपनी फील्ड में स्पेसिफिक होता है। आपको हिस्ट्री समझ में आ गई तो आपको इस दोनों समझ में आ गए। इसी तरीके से OBC होगा, बस उसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि 1990 के बाद उसको स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया, उसके बाद 2018 में उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया और संवैधानिक निकाय बना दिया गया 2018 में। तो यही हिस्ट्री है उसकी रहेगी, हालांकि उसको मैं अलग से दूसरी वीडियो में समझा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ना, और आपके लिए इतना कंटेंट काफ़ी है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप जैसे ही, तो आपको सारी चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी और अपने नोट्स कंप्लीट करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।